तो हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। तो पहली प्रोज की चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी बारी है 3 काम करने की। एमसीक्यूज, पूरे चैप्टर का हमें सॉल्यूशन और साथ ही साथ समरी। तो प्यारे साथियों, समरी के लिए जो है आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समरी के लिए किसी भी बच्चे को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। समरी जो है आपको प्यारे साथियों अपना जो YouTube चैनल है एससी क्लासेस, इसी के अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में यदि जाएंगे तो बड़ा सा प्रोज लिखा होगा और उसी प्रोज सेक्शन में आप जाएंगे तो देखेंगे वहां पे आपको समरी जो है वो अवेलेबल है, तो वहां से आप लिख सकते हैं। हाँ, उस पे एक पुरानी हमारी वीडियो भी है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, पॉइंट मैंने लिखाया है, वो चीज भी देख करके आपको आनंद आ जाएगा। और यहाँ तो आपने एक एक वर्ड सीख लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास को। और एक बार पुनः हम आप सभी का स्वागत करते हैं किरण एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पे और यूट्यूब चैनल पे, है ना, अगर आप वहां हमें देख पा रहे हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, और एक बात याद रखिएगा, इसमें हमने बहुत ही चुनिंदे 15 से 20 सवाल मात्र रखे हैं। बाकी जब आपको एमसीक्यू की ऑब्जेक्टिव की पूरी जब आप पीडीएफ मिलेगी तो उसमें 60 70 एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, जो हम क्लास में बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। सेम चीज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो आप बेहतर तरीके से तैयारी करना, और ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन लिखा है? आप स्वयं बताइए। ये क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बेटा जी पूछे जाते हैं। तो आंसर हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और लगे हाथ ये भी बता दो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अपने आप में क्या है? तो अपने आप में एक क्या है बेटा जी? ऐसे है। अपने आप में क्या है? ऐसे है। देखिए, भले ही 20 आपके एमसीक्यू या फिर 25 जितने भी होंगे, लेकिन इन्हीं के साथ साथ आपका कंप्लीट चैप्टर का हम रिवीजन भी करा देंगे जहां जहां पे कॉन्सेप्ट आएगी। तो पहला क्वेश्चन आप सीख लिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन करो जरा। डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। कौन थे जो इजिप्ट के रूलर्स थे? अमेरिकन थे? नहीं। अफ्रीकन से नहीं। ईरानियन से नहीं। एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है फेरोस। फेरोस जो है हमने आपको बताया था, फेरोस को ही बेटा हम लोग रूलर्स ऑफ इजिप्ट कहते हैं। रूलर्स ऑफ, यही थे इजिप्ट देश के, ये रूलर थे, ये शासक थे जिनको हम फेरोस के नाम से जानते हैं। बड़ा वीवीआई है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए खूब ढंग से इसको देखिएगा। आ जाओ तो बबुआ, अगला सवाल देखते हैं। फेरोस कहाँ के एंशिएंट रूलर थे? कहाँ के थे? तो जाहिर सी बात है सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहता है ना ऐसे रिवर्स हो गया, ऐसे रिवर्स हो गया, आपको याद रखना है। चलो जी राजा, आगे की कहानी बढ़ते हैं। गिब्बन, देखो 2 बातें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है इसके अंदर में, ठीक है। एक तो हमने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा, 1 मिनट रुक जाएंगे, है ना। हाँ, थोड़ा सा फैन का आपको आवाज आएगा, उसके लिए माफी चाहेंगे। पता है इधर से फैन आता है ना, तो ये माइक जो है थोड़ा सा जो है आवाज करता है, लेकिन उम्मीद है आप सभी का प्रेम रहा तो हम लोग भी वो वाली माइक खरीद लेंगे, ठीक है ना, जिससे बेहतरीन आपके पास साउंड जाए। लेकिन जो सुविधा है आप उसी से पढ़िए, और आप लोग जो है बस प्यार मोहब्बत देते रहिए। एप्लीकेशन 500 के आसपास डाउनलोड हो चुके हैं, बस कोर्स परचेजिंग की संख्या बड़ी कम है। शायद बच्चों का भी भरोसा हम जीतने में पीछे हैं, जीता जाएगा जरूर, ठीक है ना। खैर, तो हम लोगों ने बेटा जी पढ़ा था, एक पढ़ा था एटिक सिविलाइजेशन के बारे में। एटिक सिविलाइजेशन कहाँ से रिलेट करता है बाबू? तो ये रिलेट करता है आपका ग्रीस से। उसी तरह हमने गिब्बन के बारे में पढ़ा, ये भाई साहब कहाँ से रिलेट करते हैं? तो ये रिलेट करते हैं इटली से। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, बेबीलोनिया बाकी सबका पढ़ा। अच्छा, इसके अलावे आपने पढ़ा है कि गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी है, और गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो जरा बता देना क्या है? तो आपको पता है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अच्छा, यहाँ पे स्पेस था तो हम थोड़ा सा लिख दिए, हालांकि ये आगे क्वेश्चन आपको पक्का मिलने ही वाला है, तो मिलने ही वाला है। ये वाली क्वेश्चन हो गई। तो गिब्बन है वो कहाँ से रिलेटेड है बाबू? तो ये इटली से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा अगला सवाल। जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो भारत के लिए क्या है?
भारत के लिए एक इच्छा है? बिल्कुल नहीं। लिविंग है? नहीं। रियल नहीं। रून, रून का मतलब होता है बर्बाद कर देगा। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है इंडिया के लिए क्या है? बिल्कुल बर्बादी का जड़ है। तो ये तो आपने एकदम पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है। हमें किसी भी कॉस्ट पे गांधी जी क्या कहते हैं, ये जो अपना आजकल का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, या फिर आप यही समझ लो जो आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन या इसी को आप कहते हैं क्या, जो कि यूरोपियन सिविलाइजेशन है, ये सारा सिविलाइजेशन जो है ये किस चीज पर निर्भर करता है? मेटेरियलिस्टिक लाइफ पर। ये मेटेरियलिस्टिक है, यानी कि मेटेरियलिज्म। अब जो भी शब्द से आप स्वीकार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है बुआ? ये गॉडलेस है, ये भी आपने पढ़ा है। ये क्या है राजा? तो ये अपने आप में गॉडलेस है। ये क्या है? तो ये है कि हम अपनी इच्छाओं को कितना ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स, इसके ऊपर बेस्ड है ये सारे के सारे सिविलाइजेशन। और हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है जस्ट इसका उल्टा है। हमारा इंडिया का या एंशिएंट सिविलाइजेशन जो अपना है वो मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है, और वो रेस्ट्रिक्शंस लगाता है इंसानी चाहतों के ऊपर। और वी हैव अ बिलीफ इन अ गॉड, हमारा भगवान के ऊपर भरोसा है। ये तमाम बातें है ना। बस चैप्टर में देखो ना, 20 क्वेश्चन में तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर हम घुमा देंगे। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ आ गया। ये रिटन किसके द्वारा लिखा है? महात्मा गांधी के द्वारा। और यह है क्या अपने आप में? तो अपने आप में गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। और ऑटोबायोग्राफी को आप क्या बोलते हैं? आपको पता ही है, आत्मकथा, आत्मजीवनी जिसको आप बोलते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं सर, आइए आगे समझिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सदा जीवन और उच्च विचार, ये बेस किसका है, आधार किसका है? अमेरिकन सिविलाइजेशन का बताओ आप, इंडियन सिविलाइजेशन का, यूरोपियन सिविलाइजेशन का, या इनमें से किसी नहीं? तो ये बेस है किसका? इंडियन सिविलाइजेशन का। लेकिन ये जो मोटो जो है ना, ये जो मोटो है, ये समझ लीजिए, ये मोटो किसका है, किसका दिया हुआ ये लाइन है? तो आपने पढ़ा है वेस्टर्न फिलोसोफर का, वेस्टर्न फिलोसोफर का ये दिया हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन में पूछता है वेस्टर्न का है, ईस्टर्न का है, किन का है? तो वेस्टर्न फिलोसोफर का ये है। आगे समझ जाओ। इंडियन ग्लोरी क्या है? भारत की जो महिमा है वो क्या है राजा? तो आपने पढ़ा है कि महिमा ये है कि ये क्या है? इमूवेबल है, ये मूवेबल है, अनसिविलाइज्ड है, या इग्नोरेंट है? तो आपने पढ़ा है ये इमूवेबल है, इमूवेबल है, ये स्टॉलिड है, ये स्टॉलिड है, मतलब हम लोग जो है हठी है, मूर्ख है, अंग्रेजों की भाषा में हमारे ऊपर चार्ज थोपा गया। ये सॉलिड है, ये टच से मस होने वाला नहीं है, समझ रहे हैं? और किसी भी तरीके से अपने फाउंडेशन पे ये साउंड करता है, टिका हुआ है। आगे बढ़ जाओ। अगला लिखता है कि द पीपल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग थे, जो यूरोप के लोग थे, उन्होंने ये जो पार्ट सीखा सिविलाइजेशन का, कहाँ से सीखा? किन देश के इंसानों के लेखनी से सीखा? राइटिंग्स ऑफ जर्मनी नहीं, ब्रिटेन नहीं, ग्रीस और रोम। ये तो हमने भी आपको पढ़ाया, ग्रीस और रोम। स्पेन तो बिल्कुल नहीं। आप स्वयं देखो, ये 9 क्वेश्चन आपको लगभग आधा चैप्टर का आपको दर्शन करा दिया होगा, है ना। तो बाकी जो थोड़े से बच गए, चलो उनके साथ भी घूम लेते हैं। क्वेश्चन है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये मोटो है किसका? तो हमने अभी आपको करके बताया किनका मोटो है, वेस्टर्न का, ईस्टर्न का, नॉर्थ फिलोसफर। ये पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, ये आंसर हो जाएगा वेस्टर्न फिलोसफर का। देखो, कम पढ़ो काम का पढ़ो, याद रखना बेटा जी, कम पढ़ो लेकिन काम का पढ़ो, है ना। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बिना काम की चीजें हम पढ़ लेते हैं, और परीक्षा में उसी का बेहतरीन अंक आता है बेटा जी, बेहतरीन मार्क्स आता है जिसको पता है कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें कितना नहीं पढ़ना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ पढ़ के भले ही उसको भर लोगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात नहीं होगी। इसलिए टू द सिलेबस पढ़ो और टू द पॉइंट स्टडी करोगे, बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। बात समझ में आया? चलो, आर एंसेस्टर्स इंजॉयड, हमारे जो पूर्वज थे वो क्या इंजॉय किया करते थे? कौन सा रूल बेटा? नाइस रूल, सोसाइटी रूल, होम रूल या नेशनल? तो आपको पहले ही पता लग गया होगा कौन सा रूल बेटा जी, तो होम रूल। देखो मजा आया। चलो अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डैश वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, वो कौन थे जो छोटे छोटे गांव से सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे, और उन्होंने जो लार्ज सिटीज है, हाँ जी बेटा जी, जो लार्ज सिटीज है इनके बारे में उन्होंने क्या कहा कि लार्ज सिटी जो है यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे है गैंग्स ऑफ क्या बेटा, थीव्स, गैंग्स ऑफ रॉबर्स, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशंस हैं, यहाँ पे वाइस फ्लोरिशिंग होता है, यहाँ पे बुराई पनपती है, यहाँ अमीर के द्वारा गरीबों को रॉब किया जाता है, ये स्नेर है, ये यूजलेस इनकम्बरेंस है, कम्बरेंस का मतलब क्या होता है, बर्डन, बोझ है अपने आप में ये। और ये लार्ज सिटी एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का जाल है सर, और यहाँ पे हैप्पीनेस कंटेंटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज के लिए फोर फादर शब्द का भी इस्तेमाल होता है, याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर एंसेस्टर्स ना देगा तो हमारे फोर फादर्स दे देगा, आपको याद रखना है, दोनों बात एक ही है। अच्छा, अगर ना हो तो बाकी सब चीजें ऑप्शन आप काट सकते हो और जो बच गया वो आपका आंसर हो जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी चंपारण गए, तो ये तो हमने शुरू में आपको बता दिया था, चंपारण जो कि नील की खेती हुई थी, तिनकटिया व्यवस्था के खिलाफ। राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी को लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, वहां पर जाकर के उन्होंने कहा कि ये बाबा चली, तो बाबा जी कहाँ आइलन, अपना जिला, समझे, मोतिहारी, जिसका नाम अब पड़ गया बापू धाम मोतिहारी। वहां से कहाँ गए, भितियरवा आश्रम, जो नरकटियागंज से 15-20 किलोमीटर के आसपास में है। तो हम तो पूरा घूमे हुए हैं। तो ये कब आए थे, 15 में तो बिल्कुल होने से ना रहे, 16 में तक स्वयं लखनऊ समझौता हुआ, 17 में ही सारा खेला हुआ। तो करेक्ट आंसर हो गया 17 में, और यहीं पे किसान आंदोलन आप कह लीजिए या चंपारण सत्याग्रह कह लीजिए, वो यहीं पे हुआ था। देखो ये एक्चुअल में ये पार्ट अपने सिलेबस का नहीं है, सिलेबस में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917, बट ये रिलेटेड है गांधी जी से, तो मैं भी पूछ सकता है। जैसे इनके चीफ वेपन्स कौन कौन थे बताओ जरा, गांधी जी के जो चीफ वेपन्स थे जो मुख्य गांधी जी के हथियार थे, वो दो ही चीज था, एक था ट्रुथ और साथ में था नॉन वायलेंस। ट्रुथ एंड क्या बेटा, नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। उसी प्रकार गांधी जी से रिलेटेड एक बात है, आपने पढ़ा कि गांधी जी लिखा करते थे किसके लिए, तो आपको पता है गांधी जी लिखा करते थे यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया एक मैगजीन था, इसके लिए ये लिखा करते थे, ठीक है। देखो तो इसलिए ये 20 वाले सवाल हैं, लेकिन पूरा मैं चैप्टर आपको दर्शन करा दिए रहा हूं। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट करता है क्या, हाउ टू मेक मनी, पैसा कमाना, बाप रे भाई, इससे तो ये दूर रखता है। विन द एनिमी, दुश्मनों को कैसे रखे, इससे तो और दूर रखता है। पाथ ऑफ ड्यूटी या वे ऑफ लिविंग, तो सबसे बेस्ट है पाथ ऑफ ड्यूटी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, जो गुजराती लोग है बेटा, तो आपने पढ़ा होगा गुजराती में ये जो सिविलाइजेशन का मीनिंग निकल के आता है, क्या निकल के आता है, गुड कंडक्ट। क्या निकल के आता है, गुड कंडक्ट, इसको अच्छा आचरण हम कहते हैं, वहां आपने पढ़ा है, ठीक है। चलो, बड़ी सुंदर सी कहानी है, आप लोग मजे से सीख रहे हैं। देख लीजिए, तो इंपॉर्टेंट कहानी बेटा जी यही है, क्या कि सर हमारा पूरा रिवीजन हो जाए। देखो हमारा कभी भी बेटा जी, हम जो भी आपको एमसीक्यू पढ़ाते हैं, कभी भी दूसरे की तरह ABCD करके हम नहीं निकल जाते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका ये आंसर होगा तो क्यों होगा, ये कहाँ पे ये बात लिखी गई है, और तब ना बाबू आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। समझ रहे, हमारे लिए एमसीक्यू तो केवल और एक बहाना है, असली इरादा तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन करा देना है। अगर आप बूझ गए तो हमसे जुड़ गए, नहीं हमको बूझ पाए तो जाइए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं जहां पे किस तरीके का लोग कंटेंट देता है, वही मैंने करा था तो मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया था। लेकिन डोंट वरी, वक्त आने दीजिए, एक एक का धागा खोला जाएगा, ठीक है। समझिए, आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वजों ने हमें डिसऑर्डर्ड रखा, डिसऑर्डर्ड मतलब हमको दूर रखा, किस चीज से, राजनीति से, नाजीना, लग्जरीज एंड प्लेजर से, मोरालिटी से, स्पिरिचुअलिटी से, राजनीति से, ऐशो आराम से, नैतिकता से, आध्यात्मिकता से, कभी नहीं सर, इससे हमें उन्होंने दूर रखा। हमको किससे दूर रखा कि बेटा ये जो है आराम और ये जो चैन की जिंदगी है, इसमें अगर फंस गए तो फिर जो है तुमको तबाही मच जाएगा। जैसे कि आप लोग सुनते हैं ना, कहीं कहीं कहा जाता है
कि इफ यू आर इन योर कंफर्ट जोन यू कांट रेज इन योर लाइफ, you can't get those success which you want to have in your life. But if you want to take risk in your life and want to just come out from your comfort zone, okay, in this situation you can get those things which you never have dream in your life, so you have to just come out from what comfort zone. मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना, रात के 9 बजने वाले हैं, अकेले हैं पूरे कैंपस में। हम लोग का कैंपस जो है कम से कम 10 दूर के आसपास में है, बड़ी बड़ी क्लासेस इसमें हैं, जितना भी मेरे सिटी के हिसाब से हैं, फिर भी हम यहाँ जो है क्यों, चूंकि मुझे पता है कंफर्ट जोन में जाएंगे, पढ़ा के सो जाएंगे तो नथिंग वुड बी हैपन इन द फ्यूचर. बट इफ आई ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, द डे विल डेफिनेटली कम इन माई लाइफ ऑन विच आई विल achieve all those things that I ever endeavor in my life. तो ये सारी चीजें हैं बेटा जी, तो you have to do like this, okay? तो आपको मेहनत करना पड़ेगा. Disordered रखा किसी से, luxurious और pleasure से, okay? Now next question is, a modern civilization is the worship of, जो आधुनिक सभ्यता है वो वर्शिप है किस चीज का? तो आपने पढ़ा है 2 चीजों का, एक तो मटेरियल का और एक ब्रूटिनस यानी कि ब्रूटालिटी का. एक तो है भौतिक चीजों का और दूसरा है पशुता का, यानी कि आपके अंदर जो ह्यूमैनिटी है वो नहीं रहेगा. और ये है मॉडर्न सिविलाइजेशन. देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है. एथिक्स, नैतिकता. एथिक्स का मतलब राजा जी होता है नैतिकता. तो क्या मॉडर्न सिविलाइजेशन नैतिकता का है? बिल्कुल नहीं. ब्रदरहुड का मतलब होता है बेटा जी भाईचारा. तो क्या बाबू भाईचारे का है? बिल्कुल नहीं. इक्वालिटी का मतलब होता है समानता. क्या समानता की पूजा है? तो बिल्कुल नहीं. ये किसकी पूजा है? मटेरियल का. इसमें से कोई भी राजा तुमको ऑप्शन दे सकता है. चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंडेंसी. टेंडेंसी का मतलब होता है बाबू प्रवृत्ति ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. भारतीय सभ्यता की क्या प्रवृत्ति है? टू एलिवेट. एलिवेट मतलब क्या होता है? ग्रो करना, विकसित करना, आगे बढ़ाना. क्या? इमोरालिटी. इमोरालिटी देखो कहीं भी इम शब्द लग जाता है ना, इसका मतलब हो जाता है नेगेटिव. ये नहीं के लिए यूज होता है. जैसे मान लो राजा, तुम्हारे सामने एक शब्द मैंने लिखा पॉसिबल और वहीं पे तुम जोड़ देते हो इम्पॉसिबल, तो क्या बन जाता है? आप खुद समझ रहे हैं. उसी तरह से मोरालिटी में, मोरालिटी शब्द में इम जोड़ दिया गया तो नैतिकता का हो गया अनैतिकता. अब देखो पार्शियलिटी, यहाँ पार्शियल शब्द का मतलब होता है पक्षपात. तो पक्षपात को एलिवेट करता है. अब मॉरल बीइंग को, नैतिकता को, या डिसऑनेस्टी बेईमानी को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरल बीइंग को, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, आर एंसेस्टर डिसीड्स. रिपीट हो गया, माफी चाहेंगे. इसका करेक्ट आंसर यही होगा. ठीक है. चलो 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये अपने आप में क्या है? तो अपने आप में एक ऐसे है, स्पीच तो है नहीं, नॉवेल तो है नहीं, स्टोरी तो है नहीं, और आपने खूब ढंग से पढ़ा. ये क्या है? अपने आप में एक ऐसे है. ठीक है, आगे देख लेते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशिएंट डेज, प्राचीन समय में जो हमारे कॉमन लोग थे, जो आम आदमी थे, किस चीज को फॉलो करते थे? बिजनेस को, व्यवसाय को, कृषि को, इंडस्ट्री को, या पॉलिटिक्स को? समझ रहे हो? तो इसका आंसर तो तुम ही कमेंट करके बता सकते हो अगर यूट्यूब पे देख रहे हो. नहीं देख रहे तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे 500% राजा बिल्कुल सही होगा. तो ये 20 MCQ थे जिसकी आड़ में हमने कोशिश करा कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो घुमा दिया जाए, और मैंने शायद बखूबी आपका पूरा चैप्टर घुमा दिया होगा. तो उम्मीद करते हैं ये वाली क्लास आपको बड़ी शानदार लगी होगी, और बाकी MCQ की PDF जब आपको मिलेगी एप्लीकेशन के अंदर, उनको पूरा बना जाओगे. उसमें इंग्लिश भी लिखा है, हिंदी भी लिखा है, 60-70 सवाल है. फिर मजाल है कि परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए. और हाँ, अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो यूट्यूब पर भी जुड़ना. दो अपने यूट्यूब चैनल है, SC क्लासेस और किरण एकेडमी, और इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर लेना, चंदन कुमार शर्मा, हम वहां से मिल जाएंगे. फेसबुक पर भी मन हो तो चंदन कुमार शर्मा, हम वहां पर भी मिल जाएंगे. और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम पे भरोसा जताया. फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.